Hello, all of you. Now we will discuss the third question of first unit regarding long answer type questions. That is, explain the terms immunization and fixed income securities. Two terms we will consider here. First term immunization and second term is fixed income securities. Firstly, in this video we will discuss immunization. Immunization, you know that this term is related to immunity. हाँ जी, इम्यूनिटी आजकल बहुत ही ज़्यादा इस टर्म को यूज कर रहे हैं रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग योर इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग योर बोन्स फॉर मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन योर बॉडी। कहते हैं ना, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो, जिससे क्या होगा, उसका इफेक्ट नेगेटिव इतना ज़्यादा आपकी बॉडी को इफेक्ट ना करे कोरोना, जिससे आपको डिजीजेस से खुद को कंट्रोल कर सको। दैट मीन उसके आपको कोरोना के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए यू हैव टू स्ट्रॉन्ग योर इम्यूनिटी। सेम थिंग अब यहाँ रिलेट करोगे आप इम्यूनाइजेशन को बॉन्ड से। वो इम्यूनाइजेशन में क्या आ जाएंगे, सेट ऑफ रूल्स आ जाते हैं। जैसे कोरोना के केसेस में सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ यहाँ पर डाइट चार्ट यू हैव टू फॉलो। सेम यहाँ पर आप सेट ऑफ रूल्स फॉलो करोगे बॉन्ड्स के केसेस में। सेट ऑफ रूल्स दोज आर यूज्ड फॉर मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेज इन इंटरेस्ट रेट। सेट ऑफ रूल्स यू हैव टू फॉलो, किस लिए, इम्पैक्ट को कम करने के लिए। किसके, इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेज आते हैं। बिकॉज क्या है, इफ़ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज योर बॉन्ड प्राइजेज विल फॉल डाउन। आपके बॉन्ड्स के प्राइजेज क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। दैट्स वाई यू हैव टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन योर बॉन्ड्स प्राइजेज या फिर ऑन योर फाइनेंशियल वेल्थ। और इसके लिए यू हैव टू फॉलो सेट ऑफ रूल्स। दिस सेट ऑफ रूल्स या फिर दिस स्ट्रैटेजी और दिस टेक्निक इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। दैट मीन्स स्ट्रोंगर योर बॉन्ड, आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना है। दैट मीन्स यू हैव टू क्रिएट बॉन्ड इम्यूनिटी। आपके बॉन्ड्स को इम्यूनाइज करना है आपको। यहाँ पर आपको अपने बॉन्ड्स की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। दैट मीन्स आपको अपने बॉन्ड्स को लेस सेंसिटिव यहाँ पर बनाना है रिगार्डिंग चेंजेज इन इंटरेस्ट रेट। दैट इज इम्यूनाइजेशन। बेसिकली क्या इम्यूनाइजेशन, दैट इज ए स्ट्रैटेजी बोलो, सेट ऑफ रूल्स बोलो, या फिर टेक्निक्स, डिपेंड्स ऑन यू, या फिर टूल्स फॉर मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ द interest rate on your security or bonds price. That is immunization. Only immunization के मीनिंग में आप लोगे सेट ऑफ रूल्स फॉर मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब सेकंड टर्म आ जाएगी बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। अब बॉन्ड इम्यूनाइजेशन के केसेस में आप क्या दोगे, दैट इज स्ट्रैटेजी यूज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। ओनली इम्यूनाइजेशन में सेट ऑफ रूल्स फॉर मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट, and bond immunization में that is a strategy for minimizing the impact of interest rate on your bonds prices. That is bond immunization. सिंपल फंड है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना बस। इम्यूनाइजेशन को आप रिलेट कर देना इम्यूनिटी से। कोरोना के केसेस में कोरोना की प्रॉब्लम जो अराइज हो रही है वहाँ पर, अब इस केस में मेनली हर एक को पता है कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होती है। सेम आपको टेक्निक बॉन्ड्स में इम्यूनाइजेशन होगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आप डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। फर्स्ट फीचर, टेक्निक टू मैच द फ्यूचर कैश फ्लो, स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज। टेक्निक दैट मीन्स tools on the basis that you can easily match the stream of cash flow. That means you can easily find out the कैश फ्लो। यहाँ पर इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। यू कैन इजीली मैच द कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो रिगार्डिंग योर बॉन्ड्स। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी है इम्यूनाइजेशन, तो स्ट्रैटेजी है तो आपको आपके बॉन्ड्स के प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है, यू कैन इजीली फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। एंड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो को मैच करने की टेक्निक आप यहाँ पर इम्यूनाइजेशन में फॉलो करते हैं। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट फीचर, टेक्निक टू मैच द स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड फीचर, relates the bond interest rate risk with the market interest rate. Obviously interest rate changes fluctuate the prices of your bonds. अब यहाँ पर क्या है, that interest rate changes, this interest rate will change due to changes in market interest rate. Obviously मार्केट इंटरेस्ट रेट में चेंज आ रहा है, दैट्स वाई आपकी सिक्योरिटी या आपके बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट में चेंज आया। अब यह मार्केट इंटरेस्ट रेट में चेंज कहाँ से आएगा, ड्यू टू चेंजेज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स। अब जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स एट प्रेजेंट कंट्री में रिसेशन की कंडीशन अराइज हो रही है, तो उसकी वजह से क्या है, बॉन्ड्स के प्राइस इंटरेस्ट रेट में चेंजेज आएगा, मार्केट इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा। मार्केट इंटरेस्ट रेट में चेंज आया, उसकी वजह से आपके बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट में चेंज आया।
और बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट में चेंज आया, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, बॉन्ड्स के प्राइजेज में फ्लक्चुएट हो जाएंगे। अगर इंटरेस्ट रेट हाइयर हो गई आपके बॉन्ड की तो बॉन्ड्स के प्राइजेज डाउन हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट लोअर होगी तो बॉन्ड्स के प्राइजेज अप हो जाएंगे। अब यहाँ इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आप द अमाउंट यू हैव टू पे ऑन दैट पर्टिकुलर बॉन्ड्स वैल्यू, वो होगा यहाँ इंटरेस्ट रेट। एक्सटर्नल पार्टी को जो आप पे कर रहे हो वो यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। जो आपको मिलता है बॉन्ड्स पे वो इंटरेस्ट रेट नहीं होती, वो होती है कूपन रेट। ठीक है, जो आप रिसीव करोगे वो कूपन रेट होती है, जो आप पे करते हैं दैट इज द इंटरेस्ट रेट। दैट मीन्स यूर बोरो रिगार्डिंग योर बोरोइंग्स, दैट इज इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस थर्ड फीचर, वर्क्स एज दी मार्केट रेट। मार्केट रेट की तरह वर्क क्यों, ऑब्वियसली यहाँ पर मार्केट रेट्स के बेसिस पे आपके बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ रहे हैं, तो आपके बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट कैसे वर्क करेगी, मार्केट रेट की तरह ही वर्क करती है। मार्केट इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस आएंगे सेम चेंजेस आएंगे आपकी बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट में। एंड मार्केट रेट में चेंजेस कैसे आएंगे, ड्यू टू चेंजेस इन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेनली यहाँ पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट कंसीडर करोगे, यहाँ पर आप पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो लीगल इश्यूज हैं, नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उनकी वजह से प्राइजेज में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। एट प्रेजेंट जो इंटरनेशनल इशू, इंटरनेशनल डेली में जो प्रॉब्लम चल रही है दैट इज़ रिलेटेड टू कोविड-19 प्रॉब्लम, उसकी वजह से ऑब्वियसली सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस सडनली डाउन हो रहे हैं। एंड सडनली गवर्नमेंट अगर कुछ न्यू रेमेडीज लेके आ रही है उसे सोल्व करने के लिए, तो सडनली प्राइजेज बॉन्ड्स के अप हो रहे हैं। ठीक है, उसी से आप रिलेट करना, आपको ये सारा कुछ याद रहेगा इम्यूनिटी से रिलेटेड, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड। नाउ वी विल डिस्कस फोर्थ फीचर, कंसीडर दी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। बेसिकली यहाँ पर आप कौन से रिटर्न लेते हैं, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न कंसीडर करेंगे। ऑब्वियसली चाहे कूपन रेट है चाहे इंटरेस्ट रेट है, दोनों ही यहाँ पर क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी। ऑन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे यू हैव टू अडॉप्ट द पर्टिकुलर टेक्निक्स फॉर न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन यूर बॉन्ड्स प्राइजेस। ठीक है, दैट इज द फोर्थ फीचर। नाउ वी विल डिस्कस अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन। अब यहाँ पर हमें जूम कर रहे हैं, जीरो कूपन यील्ड कर्व फ्लैट है 12% पे, दैट मीन दैट इज फिक्स इंटरेस्ट रेट दैट इज 12%। टू बॉन्ड्स का एग्जांपल लिया, बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी। बॉन्ड ए से आपको अर्निंग हो रहा है, आपको पे करना पड़ता है, बॉन्ड से आपको पे कर रहा है 5 ईयर्स में $1762.34 एंड बॉन्ड बी आपको पे कर रहा है इन 10 ईयर्स $3105.85। ठीक है, एंड करंटली जो प्राइस है दोनों बॉन्ड्स का फिक्स है $1000। आप दोनों का इक्वल लेके चल रहे हो, तो सोल्यूशन में क्या होगा, बॉन्ड ए की वैल्यू कैसे, आपको प्राइस में चेंजेस कैसे हो वो आपको कैलकुलेट कैसे करना है। जो अमाउंट करंट प्राइस है इज इक्वल टू जो आप रिसीव कर रहे हो डिवाइड बाय 1 प्लस, अब यहाँ पर 1.12 है तो यहाँ पर ले रहे हो 1 प्लस आर की पावर यहाँ पर एन लेके चल रहे हो। ठीक है, या 1 प्लस, जैसे यहाँ पर आर कितनी है 12% है ना, 0.12 हो जाएगा और उसकी पावर एन, एन मीन्स 5 हो जाएगा, वो यहाँ पर आया। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे कैलकुलेट करोगे 1000 के इक्वल आएगा। सेकंड बॉन्ड बी के केसेस में सेम प्राइस 1000। अब यहाँ पर वैल्यू जो आपको रिसीव होगी 3105.85 डिवाइड बाय 1 प्लस आर, आर अगेन सेम है 0.12 है, सेम आ जाएगा एंड पावर 10 ईयर्स एन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मेन जो चेंजेस आपको देखने हैं, जो आपको बता रही थी कि मैच्योरिटी पीरियड में चेंज आने की वजह से प्राइजेस फॉल डाउन हो जाते हैं, प्राइजेस डिक्रीज हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं आपके बॉन्ड्स के प्राइजेस, तो आपको यहाँ पर मेन देखना है। एज्यूम करो इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज बाय 1%। 1% पहले कितनी थी, 12% थी, अब इंक्रीज होके हो गई दैट इज 13%। ठीक है, अब बॉन्ड्स प्राइज पहले कितने थे, $1762.34 डिवाइड बाय, यहाँ क्या किया था 1.12 किया था आपने 1 प्लस आर, तो 1 प्लस आर यहाँ पर क्या है 13% है, तो 1.13 की पावर 5। तो यहाँ पर अब आपका जो रिजल्ट है पहले कितना आ रहा था 1000 आ रहा था, अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड्स के प्राइजेज जो आपके कितने हो गए, डिक्रीज हो गए, $956.53 हो गया। इंटरेस्ट रेट 13% हुई तो ये आ गया अमाउंट आपका, डिक्रीज हो गए बॉन्ड्स के प्राइस, ड्रॉप हो गए। और इंटरेस्ट रेट अगर 12% थी, कम थी, तो आपके बॉन्ड्स की वैल्यू कितनी थी 1000। दैट मीन इंटरेस्ट रेट कम होगी तो प्राइजेज ज़्यादा होंगे आपके बॉन्ड्स के, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज देन बॉन्ड्स प्राइजेज विल ड्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड केस, अब प्राइस सेम, यहाँ पर जो अमाउंट रिसीव कर रहे थे $1305.85 डिवाइड बाय 1 प्लस
आर की पावर एन, तो आर यहाँ पर सेम, यहाँ पर 1.13 की पावर एन, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आया 914.94। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको केस बताया मैंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से बॉन्ड्स के प्राइजेस फॉल हो गए। अब यहाँ सेकंड केस लेके चलो, मेच्योरिटी पीरियड इंक्रीज हो गया, 5 था मेच्योरिटी पीरियड बॉन्ड ए के केस में, बॉन्ड बी के केस में ये कितना हुआ 10 हो गया। मेच्योरिटी पीरियड इंक्रीजेज ऑल्सो डिक्रीजेज दी बॉन्ड्स प्राइस। यहाँ पर 2 रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट केस में आपको मैंने बताया इंटरेस्ट रेट 12% से इंक्रीज होकर 13% हो गई, देन अगेन बॉन्ड्स प्राइजेज विल फॉल डाउन, बॉन्ड्स के प्राइस बॉन्ड्स प्राइजेज विल डिक्रीज, बॉन्ड के प्राइस आपके कम हो जाएंगे। एंड सेकंड जो बॉन्ड बी के केस में आपको बता रही हूँ कि मेच्योरिटी पीरियड इन दोनों का, बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी का सेम टाइम पे कंपेयर करो तो मेच्योरिटी पीरियड यहाँ 5 ईयर था या 10 ईयर था, तो ये मेच्योरिटी पीरियड इंक्रीज होने से भी बॉन्ड्स के प्राइजेज विल ऑल्सो डिक्रीज, बॉन्ड्स के प्राइस फिर भी डिक्रीज हो जाएंगे। यहाँ 1000 की जगह यहाँ पर $914.94 बॉन्ड का प्राइस रह गया। ठीक है, लास्ट में देखो एनालिसिस क्या हुआ, लॉन्गर मेच्योरिटी पीरियड ग्रेटर ड्रॉप इन प्राइस, या फिर हाइयर इंटरेस्ट रेट ऑल्सो डिक्रीजेज दी बॉन्ड्स प्राइस। ठीक है, दैट इज एग्जाम्पल रिगार्डिंग इम्यूनिटी और ड्यूरेशन एंड बॉन्ड्स प्राइजेज का रिलेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस थर्ड प्रॉब्लम्स विद इम्यूनाइजेशन। फर्स्ट प्रॉब्लम, डिफॉल्ट रिस्क इग्नोर। डिफॉल्ट रिस्क दैट मीन्स यू, डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है, मेनली यू हैव टू कंसिडर रिगार्डिंग रिटर्निंग द अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट फ्रॉम द बोरोवर्स या अदर पर्सनस। डिफॉल्ट रिस्क दैट मीन प्रिंसिपल अमाउंट आप रिसीव कर पाओगे उस बॉन्ड्स पे या नहीं, वो रिस्क यहाँ पर आप इम्यूनाइजेशन में कंसिडर ही नहीं कर रहे। आप कह रहे हो कि टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हो, देन इम्यूनिटी आपके बॉन्ड्स की स्ट्रॉन्ग हुई और आप रिस्क को मिनिमाइज कर दोगे, बट you will have to you will also consider the default risk while you will take decision about immunization. Second, call risk ignored. Call risk means callable risk, that means कुछ बॉन्ड्स में क्या होता है, रिडीम ओनली मैच्योरिटी पीरियड पे ही होते हैं, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, देन आप करंट टाइम पीरियड पे उन बॉन्ड्स को रिडीम नहीं कर सकते, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग उन्हें रिडीम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इम्यूनाइजेशन में उस रिस्क को भी इग्नोर कर रहे हो या मैच्योरिटी पीरियड फिक्स लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड, चूजिंग फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट्स। वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होंगे, बहुत कैंडिडेट होंगे जो उन पर्टिकुलर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, वो आपको सिलेक्शन करना होगा कि कौन से पर्सन से आप गाइडेंस ले रहे हो, किससे कंसल्ट कर रहे हो, किससे डिसीजन के बारे में, इस स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर रहे हो, पर्सन इज एक्सपर्ट और नॉट। इफ ही इज नॉट एक्सपर्ट देन he will not be able to give the rules and he will not be able to tell the rules and regulations regarding immunization. Then you have to take decision regarding expert persons, that means you have to discuss with the expert persons while taking the decision regarding immunization or while adopting the strategy of immunization. Then fourth, every time market interest rate changes continually. Market interest rate क्या होती है, चेंज होती है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स में चेंज होते हैं, दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑल्सो चेंजेज, ड्यूरेशन चेंजेज दैन बॉन्ड्स प्राइजेज विल ऑल्सो फ्लक्चुएट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट, बेनिफिट्स। मेन बेनिफिट है जो इसका इम्यूनाइजेशन का, बैलेंसिंग द ड्यूरेशन। इम्यूनाइजेशन की टेक्निक्स के बेसिस पे यू कैन इजीली बैलेंस द ड्यूरेशन ऑफ योर बॉन्ड। अब आपने अभी लास्ट में यहाँ रीड किया था कि लॉन्गर द ड्यूरेशन बॉन्ड्स प्राइजेज विल फॉल। अब लॉन्गर द ड्यूरेशन बॉन्ड्स के प्राइजेज डिक्रीज हो जाते हैं, तो आपको यहाँ इम्यूनाइजेशन में क्या करना है, आपको ड्यूरेशन को ही बैलेंस कर दो, ड्यूरेशन को बैलेंस करो, दैट मीन ड्यूरेशन को इंक्रीज होने से बचाओ। ड्यूरेशन इंक्रीज नहीं होगी तो आपके बॉन्ड प्राइस भी वहाँ पर स्टेबल रहेंगे। बॉन्ड प्राइजेज में ड्यूरेशन लेस फ्लक्चुएट होगी तो बॉन्ड प्राइस जो ही आपके लेस फ्लक्चुएट होंगे। एग्जाम्पल हो 3 बॉन्ड्स, बॉन्ड ए, बॉन्ड बी एंड बॉन्ड सी। यहाँ पर आप एज्यूम किया कि आप तीनों बॉन्ड्स में इक्वली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिगर कुछ भी ले लेना अपने अकॉर्डिंग, कोई भी अमाउंट एज्यूम कर लेना, इक्वल इन्वेस्टमेंट है। दैन मेच्योरिटी पीरियड एंड ड्यूरेशन, बॉन्ड ए का मैंने एज्यूम किया 2 ईयर्स, बॉन्ड बी का एज्यूम किया 3 ईयर्स एंड बॉन्ड सी का 4 ईयर्स। अब यहाँ पर 3 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग इन मोर देन 1 सिक्योरिटी दैट इज पोर्टफोलियो। एक पर्सन ने 3 बॉन्ड्स में 3 सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, तो ये क्या बन गया, पोर्टफोलियो। अब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया तो आप इसे बोलोगे बॉन्ड पोर्टफोलियो। ठीक है, अब ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी है तो आप इसे बोलोगे बॉन्ड पोर्टफोलियो ड्यूरेशन।
थ्री में इन्वेस्ट किया, ऑब्वियसली रिस्क भी थ्री में मिनिमाइज हो गया। तो यहाँ पर तीनों के केस में क्या, यहाँ भी 1/3 आ गया, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3। एक में इन्वेस्ट करता सिंगल रिस्क था, अब तीनों में इन्वेस्ट किया तो रिस्क क्या, यहाँ 1/3 हो गया, यहाँ भी 1/3 एंड यहाँ भी 1/3 हो गया रिस्क। तो यहाँ पर क्या है, अब रिस्क 1/3 हो गया तो ड्यूरेशन भी 1/3 हो जाएगी। 1/3 इंटू यहाँ पर 2 प्लस 1/3 इंटू 3 ईयर्स इंटू, सॉरी इंटू नहीं आएगा, प्लस आएगा, प्लस 1/3 इंटू 4 ईयर्स। अब 2/3 दैट इज 0.66 प्लस यहाँ 3 से 3 क्रॉस 1 आया, यहाँ पर 1.33, टोटल इज 2.99, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर्स द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। अब अगर आप सिंगल ए में इन्वेस्ट करते तो आपकी ड्यूरेशन 2 रहती, अगर आपने एज्यूम करो सी में इन्वेस्ट किया होता, बॉन्ड सी में इन्वेस्ट किया होता, आपकी ड्यूरेशन 4 ईयर्स होती। यहाँ पर अगर आप बॉन्ड पोर्टफोलियो बनाया तो ड्यूरेशन डिक्रीज हो गए 3 ईयर्स पे आ गई। अगर 4 ईयर ड्यूरेशन होती तो बॉन्ड्स के प्राइजेज आपके ज़्यादा डिक्रीज होते। अब 3 ईयर्स ड्यूरेशन है तो बॉन्ड्स के प्राइजेज कम डिक्रीज होंगे। अब ये जो टेक्निक, ये एग्जाम्पल बताया, ये होल है हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन योर बॉन्ड्स प्राइज। इस टेक्निक को बोलते हैं ओल्ड टेक्निक, जो आपको ये भी फॉलो की है बॉन्ड पोर्टफोलियो इम्यूनाइजेशन की, दैट इज बॉन्ड पोर्टफोलियो इम्यूनाइजेशन या फिर इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजी रिगार्डिंग बॉन्ड्स प्राइजेस। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, दैट इज इम्यूनाइजेशन। सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस सेकेंड पार्ट फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, ये भी आपकी रात तक डाल दूंगी तो आप देख लेना, थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में वी विल डिस्कस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का टॉपिक आप में से किसी ने कहा था कि मैम वो कराओ, तो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, थैंक यू।